एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है। देखिए एसएपी के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं बने हुए, जैसे ऐसे डॉक्यूमेंट, तो ये होता है जीएल की पोस्टिंग के लिए। ए डॉक्यूमेंट टाइप ये होता है एसेट्स की पोस्टिंग के लिए। डीआर का मतलब होता है कस्टमर इनवॉइस के लिए। डीजेड होता है कस्टमर की पेमेंट के लिए। के आर होता है वेंडर इनवॉइस के लिए, और के जेड वेंडर की पेमेंट के लिए, और के जी वेंडर क्रेडिट मेमो के लिए, जो हम रिटर्न प्रोसेस करते हैं। हाँ, क्रेडिट से रिलेटेड जो उधार की एंट्रीज होती है उनको वापस करना। तो डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होते हैं, आपने अगर कभी जैसे टैली में यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, वो डॉक्यूमेंट हो गए, उसको हम वहाँ पे बेसिकली वाउचर टाइप्स बोलते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल, परचेज वाउचर होता है। एसएपी के अंदर होता है एसए, एआर, डीजेड, डी, केजी, ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं। हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक यूज है, ये आपको बनाने नहीं पड़ते, ये बने हुए होते हैं, बस हम इसमें कुछ चेक करते हैं, कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं। ये हो गए डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप्स के अंदर दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एंड नंबर रेंज। नंबर रेंज क्या होती है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट सेव होता है आपके सर्वर पे, तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर जनरेट होता है। जैसे 101 नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, 102 के नाम से क्रिएट हो गया, 3 के नाम से क्रिएट हो गया, तो एक सीरीज़ बनती है। तो आप ये बोलोगे जब कोई सीरीज़ शुरू हो रही थी तो कभी ख़त्म भी तो होगी, क्वेश्चन आएगा मन में। तो ये वैसे ही है जैसे हमने OBD4 से ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाए थे। एसेट्स की लेंथ इतने से इतने, लाइबिलिटीज़ की इतने से इतने, इनकम की और क्या था, कैपिटल की, है ना। तो ये जितनी ये लेंथ क्या होती है ऐसे क्रिएट होती है। तो एसएपी के अंदर 1992 से लेके सारे नंबर रेंज क्रिएटेड हैं इसके अंदर। 2 से 1992 से लेके और अभी तक की रेंज में सारे लोगों ने अपनी नंबर रेंज बना रखी है। अब क्या होता है, मान के चलो अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ आपके सर्वर पे बना हुआ है, नंबर रेंज क्या होती है, बिल नंबर रेंज का मतलब क्या होता है, सीरियल नंबर रेंज तरीके से। हाँ, उसके अंदर सपोज 1 से लेके किसी ने जैसे सीरियल नंबर ये लिख लो, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, 2 ही होते हैं कब से कब तक। तो किसी ने 1 से लेके और 100 तक बना रखा है, किसी ने सपोज 101 से लेके एंड 600 तक बना रखा है, किसी ने 601 से लेके एंड ऐसे 99999 ऐसे तक बना दी। अब आप अपना कुछ नहीं बना सकते, बोलो क्यों, क्योंकि 1 से नीचे तो नंबर आएगा नहीं और इसके बाद का कोई डिजिट आएगा ही नहीं। इन्फिनाइट ईयर ले लिया नंबर जितना हो सकता है। तो ऑलरेडी इसलिए एसएपी के अंदर बने हुए थे, और ज़्यादातर कंपनीज अपनी खुद की नंबर रेंज क्या करते हैं, नहीं डिफाइन नहीं करते, वो खरीदते हैं, नंबर रेंज खरीद लेते हैं एसएपी की कंपनी से कि इतनी नंबर रेंज हमें चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट्स तक के लिए। पेड होती है ना ये सारी की सारी, क्योंकि ये यही चीज़ है जिसके बीच में बिल जनरेट हो रहे हैं। भाई इन्वॉइस बन रहे हैं दुनिया में, इतने सारे इन्वॉइस बन रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर में बन रहा है। सॉफ्टवेयर तो एक ही है भाई, सर्वर एक ही यूज़ कर रहे हैं सब लोग, क्या अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। आप भी वही यूज़ कर रहे हैं, आप भी वही, तो कभी ना कभी ख़त्म भी हो सकता है ना। तो इसलिए वो एसएपी की टीम उसको फिर बिल्ड करती रहती है, लाइक बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है अपने सीक्वेंस के अनुसार जितना कि उनको ज़रूरत है, लेकिन ऑलरेडी सारी डिफाइंड है। ओके, अब अगर मान के चलो आप अपनी एक कंपनी बनाई, आपकी कंपनी का अभिजीत, आपकी कंपनी का कोड क्या है, IOCP। अब जैसे इन्होंने एक कंपनी का कोड बनाया, अभी अपनी कंपनी के लिए एक नंबर रेंज बनाना चाहते हैं, और इन्होंने बोला यार मैं किसी दूसरे का क्यों यूज़ करूँ, मैं अपना बनाऊँगा। ऐसा पॉसिबल भी तो है, सही तो है। तो हमने बोला ठीक है आप अपना बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये बनाएंगे कितने से। जैसे इन्होंने बोला मैं 400 से लेके 600 इतने के बीच में बनाऊँगा, तो देखो 400 से 600 के बीच में इसमें आ गया, देखो 690 है तो इसमें आ गया, है ना, इस रेंज से इसमें नहीं आएगा। तो फिर ये दिखाएगा, तब ये दिखाएगा इंटरवल ओवरराइट, समझ रहे ना, क्यों कर देगा ओवरराइट, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसलिए इसको हम बनाते नहीं हैं, जो बने हुए हैं उनको यूज़ करते हैं। बनाना चाहो बना सकते हैं, बट उसके लिए अपना फ्री सर्वर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसके अंदर नंबर रेंज का मतलब समझ में आ गया, नंबर रेंज क्या होती है।
तो डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर रेंज का मतलब हो गया कि इस डॉक्यूमेंट के लिए ये नंबर रेंज, इस डॉक्यूमेंट के लिए ये नंबर रेंज। हाँ, अभी कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। तो इसका जो देखने का तरीका है 6 क्लास में, आप OBA7 क्या टी कोड होता है इसका, OBA7 टी कोड यूज़ करो और अपनी स्क्रीन पे आ जाओ, ये स्टेप्स फॉलो करो। तो आपको मैंने बता ही रखा है पहले से। SAP में आ जाओ, OBA7 क्या टी कोड डाल दिया, OBA7 एंटर मार दो। जैसे एंटर मारोगे एक विंडो खुल गई आपके सामने। इस विंडो में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप सर्च करने, देखो कई बंदों ने अपना बना दिया 011 दिख रहा है। तो जो स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको दिखाया अभी वो आप देखो। तो पोजीशन पे जाते हैं, क्या ले लिया मैंने, ऐसे जनरल पोस्टिंग के लिए बताया मैंने, एंटर करता हूँ। तो ये रहा आ गया हमारा ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया तक। इसको यहाँ पर डबल क्लिक करो, किसी को भी ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं। अब सुनो, इस स्क्रीन पे हमारा आने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है ये जो ऐसे है इसकी जो नंबर रेंज है वो कहाँ से शुरू होगी, 01 से। इसका रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप होगा AB। क्या होगा, AB का मतलब क्या होता है, यहीं पे क्लिक करते हैं, AB पे क्लिक करता हूँ। तो AB का मतलब हो गया GL रिवर्स पोस्टिंग। अभी हम रिवर्स पोस्टिंग के बहुत नहीं डिस्कस कर रहे, बट फिलहाल AB आप समझ लो, ठीक है। इस स्क्रीन पे आने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ इतना सा है फिलहाल के लिए कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है इस ऐसे के लिए, जो हमारा ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप है इसके लिए ये अलाउड है कि नहीं। लाइक अगर यहाँ पे टिक नहीं होते, जैसे हम इस स्क्रीन पे आए, ये स्क्रीन हमें ऐसे मिलती, तो हमें यहाँ पे आके इसको ऐसे टिक करना पड़ता, इसको अलाउ करवाना पड़ता। पहला काम समझ में आ गया। इसमें से हम लास्ट वाला नहीं लेते, सेकेंडरी कॉस्ट का, ये कॉस्टिंग के टाइम पे यूज़ आएगा। हाँ, आप जब जनरल अकाउंट्स के थ्रू एंट्री पास करोगे तो वो एंट्री किस किस के लिए अलाउड होंगी, एसेट्स के लिए कर सकते हो, कस्टमर के कर सकते हो, वेंडर के कर सकते हो, मटेरियल के कर सकते हो, जेल के कर सकते हो। अगर आपको आप चाहते हो कि ऐसे में कस्टमर की ना हो तो हटा दो, बट हाँ नहीं जाएगा। जहाँ अलाउ कराओगे वहीं जाएगा, जहाँ नहीं करोगे नहीं जाएगा, बट ये अलाउ करने ज़रूरी है, मैंडेटरी। अगर नहीं करोगे तो एंट्री बनेगी, फिर एरर आ जाएगा वहाँ पे। तो ये इसीलिए बना हुआ है। फिलहाल सिर्फ इसमें इतना ही देखना, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से देखो। OBA7 टी कोड डाला, एंटर करा, पोजीशन पे आ गए, पोजीशन पे आके ऐसे ही डाल दिया। ऐसे पे जैसे डालते हो ये विंडो खुल जाएगी, डबल क्लिक करा, इसमें सारी डिटेल्स खुल गई। यहाँ तक अलाउड है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखी हुई है, नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन। नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया नंबर रेंज फ्रॉम टू, लेकिन फ्रॉम टू अगर डिफाइन होगा तो उसमें एक और चीज़ डिफाइन होगी। अब सोचो क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए। फ्रॉम टू में हमने एक नंबर डिफाइन करा कि तब से लेके तब तक, एक और चीज़ उसमें डिफाइन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होनी चाहिए आप सोचो, सीरीज होनी चाहिए। आप सोचो अभिजीत, आप सोचो, माइंड लगाओ, एक सोचो। एक फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये इस नंबर से इस नंबर तक अलाउड। हाँ बिल्कुल सही, पीरियड, ईयर, कि कौन से ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए ईयर, क्योंकि मैं बोला 1992 से अभी, तो एक ईयर डिफाइन होगा तभी आपको पता चलेगा कि नंबर रेंज कब जनरेट हुई है, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे कंपनी कोड डालो, बताओ अभिजीत क्या है कंपनी कोड, IOC। इनकी एक कंपनी का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटरवल्स क्या होता है यहाँ पे, NR स्टेटस का मतलब होता है नंबर रेंज स्टेटस, क्या होता है, नंबर रेंज स्टेटस। अब यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, इंटरवल्स पे, ये तो जस्ट इंटरवल्स के लिए, ये दिख रहा है पेंसिल वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे सब ब्लैंक है, क्या है,
देखो नंबर रेंज में कुछ है ब्लैंक, ईयर में कुछ है, कौन से ईयर में बना है कुछ नहीं, फ्रॉम में कुछ है नहीं, टू में कुछ है नहीं, है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने अलाउ नहीं करा है, पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए हमने अलाउ नहीं करा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप बोलते हो कि सर बनाए नहीं तो हम बना देते ना, ये तो बोलोगे आप कि हम बना देते हैं, तो हम बनाना शुरू करते हैं। हमने बनाना शुरू करा, आई, आपकी कंपनी का कोड बताओ, आई ओ के नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये सिर्फ 2 ही डिजिट का बनता है। देखो कभी भी अगर आपको देखना हो ना कितने डिजिट का बनता है तो टाइप करो ना, 2 से ऊपर देखो बढ़ ही नहीं रहा। आई ओ के से बना रहा हूँ, कौन से ईयर में बना रहा हूँ? मैंने बोला 2023 में बना रहा हूँ। फ्रॉम अकाउंट कितने नंबर रेंज से कितने तक? मैंने बोला मुझे 1 से लेके चाहिए और 10 तक का चाहिए। कितने तक का चाहिए? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? हाँ ना, तो बोलो। मैंने बोला जो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो नंबर रेंज बने हो डॉक्यूमेंट्स के लिए वो 1 से लेके और 10 तक बने, मतलब मैं सिर्फ 10 ही इनवॉइस क्रिएट कर सकूँ। सेव करता हूँ, ओके करता हूँ, तो डेटा वाज सेव्ड, आ गया, बन गया ना एक नंबर रेंज। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी एक बन गया, ऐसे के लिए हमने क्रिएट कर लिया। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? कितने बनाओगे? आपने ऐसे के लिए तो बना दिया, और भी तो थे, कितनों के लिए बनाओगे? और ये तो आपने एक ही नंबर रेंज बनाई है, नंबर रेंज तो बहुत सारी बनानी होंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब आप बोलोगे सर अगर बनानी है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं बनाने के लिए, ये रहा, मैं बोलूँगा बना लो। मैंने बना दिया, आई पी के नाम से बना देता हूँ, ईयर 2023 में बना देता हूँ। अब मैंने क्योंकि मैंने 10 तक ले रखा है तो मैंने 11 से लेके बना दिया एंड 20 तक बना दिया, एंटर कर दिया एंड सेव कर दिया। तो आप बोलोगे सर 2 बन गए, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं है? बना सकते हैं ऐसे, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। ये हमारा ना फ्री सर्वर है, समझो आप, एजुकेशन मोड दे रखा आपको प्रैक्टिस के लिए। जब आप कंपनी में करोगे सब ये सब क्रिएटेड होंगे ऑलरेडी पहले से, वो कंपनी पहले दिन नहीं चल रही, 2023 से वो उसका नहीं पीरियड शुरू है, वो न जाने कब से चल रही है, तब से एंट्रीज बनी हुई होंगी, तो वहाँ तो आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होगे किसी नई कंपनी का, भाई कई बार आप एज ए कंसल्टेंट नई कंपनी भी तो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर आपको ऐसा बनाना पड़ जाएगा। या फिर आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो SAP आपको इसमें एक ऑप्शन देता है, क्योंकि ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इसके लिए आपको ऑप्शन देता है। यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दो, और यहाँ से चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो SAP आपको यहाँ से ऑप्शन देता है, ऑप्शन क्या देता है ध्यान से सुनना। अभी मैं नंबर रेंज पे जाता हूँ, इंटरवल्स पे जाता हूँ, मैंने इनके कंपनी का कोड डाला, इंटरवल्स पे क्लिक करा तो कितने इंटरवल्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इस केप से बाहर आ जाता हूँ, ईयर 2023 में इस केप से बाहर आ जाता हूँ। किससे बाहर आ जाता हूँ? 6th क्लास का पहला टॉपिक का मतलब समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होते हैं, नंबर रेंज क्या होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद अब आपको नंबर रेंज के लिए, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज के लिए, देखो इधर देखो, इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर रेंज के लिए OBH1 पे आना है। अब सुनना क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो आप अपनी कंपनी के अंदर जितनी नंबर रेंज है उसको पिक कर सकते हो, चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप, ये है ना, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज। ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, 1, 2 और 3। यकीन मानो मैं किसी को इतना डेप्थ में नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतना ज़्यादा आपके पास काम आने वाला नहीं है, और जब आएगा तो तब तक तो आपको ऑलरेडी भी नॉलेज हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर रेंज, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, तीनों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ करके देखना। डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज पे जब आप क्लिक करा, आपने यही विंडो को लिखा ना उस टाइम पे डायरेक्टली, आप
पहले यहाँ से हमने चेक करा तो हमने देखा हमारे इंटरवल्स कितने हैं, 2 ही हैं। इस कंपनी कोड के अंदर हमारे कितने इंटरवल्स हैं, 2 हैं, IOCP के अंदर। हमने बोला हम एक एक करके कब तक बनाएं। कॉपी टू कंपनी कोड पे गया मैं, पीछे देख लो, कॉपी टू कंपनी कोड दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको, पीछे से नहीं दिख रहा आगे बैठ जाओ, कॉपी टू कंपनी कोड पे चले जाओ, एंटर कर दो। ईयर, कौन से ईयर में डेटा चाहिए, कौन से ईयर से डेटा चाहिए, तो हमने बोला 1992 से डेटा चाहिए। डेटा का कोई ईयर भी तो होगा, कोई पीरियड भी तो होगी, कब से चाहिए, सोर्स कंपनी और कंपनी कोड। तो टारगेट हमें किस कंपनी के अंदर चाहिए, तो टारगेट होगा IOCP, इसके अंदर चाहिए। सोर्स कंपनी कोड किस डेटा से चाहिए, तो SAP के अंदर कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज हैं जिनके अंदर सारी नंबर रेंज बनी हुई है। 1310 ये एक स्टैंडर्ड है, इससे आपको डेटा चाहिए, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये बोला नो नंबर रेंज फाउंड इन सिलेक्शन कंपनी कोड, इसमें तो डेटा ही नहीं है, इस ईयर में नहीं है। तो एक काम करते हैं, कंपनी कोड पे जाता हूँ, यहीं पे डालता हूँ, इसके अंदर तो है डेटा, तो ये है। कॉपी टू कंपनी कोड पे जाता हूँ, अगेन इन्फिनाइट ईयर डालता हूँ 9999, इन्फिनाइट ईयर के लिए 999 यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे इस कंपनी से चाहिए, इस कंपनी में चाहिए, एग्जीक्यूट करता हूँ, ये भी नहीं आ रहा। चलो मैं 2000, हो सकता है नया कोई डेटा बना, 2022 से डेटा चाहिए, इससे चाहिए। अब देखते हैं 2022 में डेटा है इसके पास कि नहीं है। हाँ 2022 में, अगर आप देखोगे 2000, हाँ नहीं इन्फिनिट, देखो उन्होंने क्या कर रखा था ना, अपने इन्फिनिट वाला पार्ट बंद कर रखा, लॉक कर रखा है। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना लॉक करके रखती है, दिखाते नहीं अपना डेटा बेस को, कुछ होती हैं जो शो कर देती हैं। ऑफलाइन बुलाओ ना उनको, डे फर्स्ट है तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, उनको डे फर्स्ट में समझ ही नहीं आएगा ऑनलाइन। अगर थोड़ा जल्दी नहीं आ रही तो थोड़ा लेट बुला लो, बट पता ही क्या, सामने बुलाओगे ना तो समझ आएगा, नहीं तो क्या होगा, समझ नहीं आया, पता नहीं चला क्या बोला। देख लो अगर नहीं हो रहा तब तो क्या ही कर सकते हैं, अगर आप आ रही है तो बुला लो। हाँ बट फिर 12 का मत टाइम रखना ना, थोड़ा लेट कर रखना। देखो अब इसके पास इनका डेटा ईयर में नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे इस कंपनी का देखना 1310 का, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको डाल दूँगा ना 1310 का डाल दूँगा यहाँ पे, और यहाँ देखूँगा कि इसका डेटा कब से है, तो इसका डेटा है 2018 से जनरेटेड है ना। इससे नीचे का डेटा तो है ही नहीं, 2018 से डेटा हो रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम कॉपी कर रहे हैं डेटा को एग्जैक्टली तब से लेके, कौन से लेके, 2018 से लेके, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए और इस कंपनी से चाहिए, और एग्जीक्यूट करते हैं, यस करते हैं, तो देखो 2018 का सारा डेटा आ चुका है, आ चुका है। अब इसमें ध्यान से देखना, 2 जगह पर लिखा है इंटरवल्स ओवरलैप, बताओ क्यों, क्योंकि मैं 2 इंटरवल बना चुका था ना। तो क्योंकि उस नंबर रेंज के इंटरवल्स इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड थे, इसने इसको क्या दिखा दिया, ओवरलैप दिखा दिया, है ना। अब सुनो, हमारे पास डेटा आ चुका है, कैसे पता चलेंगे, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंज पे गए हम, कंपनी का कोड डाला, ये इंटरवल्स पे क्लिक करा, तो आप देखो डेटा आ गया, क्रिएटेड है। लेकिन आपके पास जो डेटा क्रिएटेड है वो 2000 किस में है, 23 में, जबकि उनके पास का जो डेटा है वो कौन से ईयर में है, 2018 में। अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपने कॉपी करा है डेटा वो कौन से ईयर में करा है, 18 में। तो अब आपको उसका ईयर चेंज करना है, तो ईयर कैसे चेंज करते हैं, कॉपी टू फिजिकल ईयर में जाना है, एंटर मारो,
देखो टू फिजिकल ईयर किस कंपनी कोड का चेंज करना है, आपने बोल दिया IOCP का चाहिए। सोर्स कौन से ईयर से डेटा चेंज करना था, आपने बोला 2018 से, और किस में डालना है 2023 में डालना है, और एग्जीक्यूट करो, एंटर करो। तो आपके पास नो इंटरवल सेलेक्टेड IOCP, इसके अंदर जो नंबर रेंज थी ना इनकी, वो वाली नंबर रेंज तो आई नहीं, क्योंकि दो क्या थे, डुप्लीकेट हो चुके हैं ना, ओवरलैप हो चुके हैं। लेकिन पोर्शन यही है, कॉपी डॉक्यूमेंट नंबर रेंज टू फिजिकल ईयर वेरिएंट के लिए। यानी कि जो आपकी कंपनी का कोड है जिसका नाम क्या है IOCP, ये जो कंपनी कोड है उसके नंबर की नंबर रेंज को आपने एग्जीक्यूट ऐसे ही करना है। दूसरी चीज़, ये तब तक पॉसिबल ऐसे आपके लिए नहीं हो पाएगा जब तक एक नंबर रेंज स्पेसिफिक आपके सर्वर पे बनी नहीं होगी। अगर बनी हुई होगी तो आप ले सकते हो, नहीं बनी होगी तो आएगा नहीं, पोर्शन यही होगा। लेकिन अब ये भाई देखो, एक तो हो गया डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, ये हमने अपनी चेक कर ली, यही हो गया ना कि हमने अपनी चेक कर ली, देखो शो भी कर रहा है कि डेटा हमारे पास है। एक तो ये तरीका हो गया। एक हो गया कि सर आप कॉपी कर लो एक एक करके, तो मैंने बोला मुझे इस ईयर से और इस ईयर में डेटा कॉपी चाहिए। तो जैसे मान के चलो मैंने डाला था क्या 2018 में मुझे डेटा चाहिए, और किससे चाहिए, इससे चाहिए, और कहाँ चाहिए, इस जगह पे चाहिए, यही तो करा मैंने। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो क्या दिखा है, कैन नॉट बी एडिड। क्यों, क्योंकि इंटरवल्स ऑलरेडी एडिड है इसके अंदर। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि इंटरवल कैन नॉट बी एडेड। क्यों, क्योंकि इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इंटरवल्स ऐड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर नंबर रेंज नहीं जनरेट हो रखी। अब देखो इसका जो सबसे इजी तरीका है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, उसका नाम है OBH1। यही जो टी कोड अभी यूज़ करा हमने स्टेप्स के थ्रू, वही इसके थ्रू भी होता है। तो इसका जो टी कोड है OBH1, ये रहा, एंटर मार, वही विंडो खुली। अब सुनो, आपने जब भी आप अपने डेटा को कॉपी करोगे तो आप प्रीवियस ईयर का डेटा मत कॉपी करो। एक सेंस की बात बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप करंट पीरियड में करोगे तो आपकी कंपनी का मतलब ये है कि अभी इस्टेब्लिश हुई है। अगर मैं 2018 में कॉपी करता हूँ डेटा, तो इम्प्लीमेंटेशन में आज कर रहा हूँ, डेटा कॉपी कर रहा हूँ मैं 2018 का, तो वो अपने आप क्या बोलेगा कि आपने अपने सर्वर पे प्रीवियस डेटा रख रहे हो, जो कि गलत है। इम्प्लीमेंटेशन आप जो कर रहे हो 2023 में कर रहे हो ना, एक नई कंपनी एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसके अंदर जो डेटा डाल रहे हो 2023 में डाल रहे हो, लेकिन डेटा डाल कौन से ईयर से रहे हो, 18 से, तो वो ऐड भी हो जाएगा लेकिन नंबर रेंज जनरेट नहीं होगी, कैन नॉट बी एडेड दिखा ना। तो इसलिए कैसा करना है, ईयर कौन से ईयर में चाहिए डेटा, 2023 में चाहिए। सोर्स कंपनी कोड कहाँ से डेटा चाहिए, 1310 से डेटा चाहिए। टू कंपनी कोड किस कंपनी में चाहिए, IOCP में चाहिए। टारगेट यही हो गया, और अब एग्जीक्यूट करो। अब एक बार इसको चेक करने के लिए जाते हैं, OBA7 से A7 एंटर करते हैं, पोजीशन पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे में जाते हैं, GL अकाउंट्स पे जाते हैं, ये है ना नंबर रेंज, जैसे मैंने बताया इसको एक एक चेक करो। पोजीशन पे जाओ, डॉक्यूमेंट टाइप कंपनी का कोड हो गया IOCP इंटरवल्स। तो SAP के अंदर जितने भी इंटरवल्स होंगे वो आपके यहीं शो आएंगे फिर। ओके, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो नहीं हो चुका है, लेकिन हम जो ईयर में ले रहे हैं ना वो 2023 में हमने लिया। हाँ हाँ 2023 ही है ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये बोलने का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिट है। मैं समझ गया, लेकिन आप मेरा बोलने का मतलब समझो कि हमारी जो कंपनी जो मैंने क्रिएट करी ना, अपने लिए क्रिएट कर चुका हूँ मैं। तो क्योंकि मैं करंट ईयर में अपने सारे मेरी नंबर रेंज जनरेट हो चुकी हैं, तो मैं किसी और को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक मैं इसको हटाऊँगा नहीं। अब मुझे आप में से कोई अपनी कंपनी का कोड बोलो, देखो OBA7 पे जाता हूँ, इसमें कर दो, मेरा है, मैं को NAK
ये वाला चेक करो, नहीं है, देखो है ना, इसमें कर देंगे। अब इसमें डालूँ क्या है, OBH1 इंटरवल डाल दें। तो फिजिकल ईयर आप 2022 भी डाल सकते हो, 2023 भी डाल सकते हो, वो जैसा आपके ऊपर है। मैं इसी को ले रहा हूँ, इस कंपनी से सोर्स से उठा रहा हूँ 2000 नैको ना, एग्जीक्यूट करो, हो गया इंटरवल से एडर हो गया ना। हाँ ठीक है, वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप करंट कंपनी में काम कर रहे हो और प्रीवियस को उठा रहे हो तो वो ऐड तो हो जाएगा लेकिन नंबर रेंज देगा नहीं। हाँ, तो उनको हटा के आप बना सकते हो। ये हो गया, देखो अब इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, OBA7 पोजीशन, डॉक्यूमेंट ऐसे, डबल क्लिक, नंबर रेंज, नैको, इंटरवल्स, आगे कितनी सारी नंबर रेंज आएगी देखो। अब देखो मैंने क्या बोला, ये एक है, ये आगे तो नंबर कुछ है ही नहीं ना, तो इसने 1 से लेके बना रखा है, दिख रहा है, और इतने तक बना रखा है। फिर इसने इतने से लेके इतने तक, इसने इतने से लेके इतने तक, और ये कितनी सारी नंबर रेंज बनी हुई देखो नीचे। ये हर डॉक्यूमेंट टाइप के लिए नहीं, ऐसे के लिए इन्होंने बना दिया, इतने सारे बना दिए। अब सोचो कितनी सारी एंट्रीज पास कर सकते हो। तो अगर आपके सर्वर पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट है कोई नंबर रेंज तो आपके पास दो ऑप्शन है, या अपनी फिर बनाते रहो, नहीं हाँ हाँ, लेकिन मैं क्या, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके सर्वर पर अगर कोई क्रिएटेड है ना, देखो एक तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन वाला काम, कि आप जब नया एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और एक होता है प्रीवियस कि आप ओल्ड कंपनी में काम करें तो उसके नए बनाओ, तो वो बड़ा आसान होता है, जो ओल्ड वाला होता है वो आसान होता है। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना तो आपको नंबर रेंज का ये ध्यान रखना होता है कि आप करंट नंबर रेंज को उठाओगे। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है, 22 से 23, तो मैंने वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में डेट कौन सी डाली, 2022, तो उसने पिक करा। अगर मैं आगे पीछे कर डालूंगा तो भी नहीं लेगा, मतलब ऐड हो जाएगा, दिखाता नहीं जैसे उस टाइम ऐड हो गया था, बाद में उसने कैन नॉट बी एडेड दिखा दिया, क्यों, क्योंकि उस ईयर में वो आ चुका है। अब देखो इसमें एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ OBH1 ईयर, मैंने डाल दिया 9999, इन्फिनिटी ईयर डाल दिया, इस कंपनी की कोड से डाल दिया, और किसमें चाहिए, इसमें चाहिए, क्यों, उसने लॉक कर दिया। तो एक बार मैं इंटरवल ले चुका हूँ ना, तो इसने इन्फिनाइट वाले जितने थे उसने क्या कर दिया, लॉक कर रखा है। तो आप अपनी नंबर रेंज को हाइड कर देते हो, लाइक कि अगर आपको नहीं किसी को शो करवानी है तो 1310 लिख लेना, तो चाहे तो टॉपिक में 1310 जो कंपनी है ये स्टैंडर्ड है और इसके अंदर सारी नंबर रेंज बनी हुई है। तो कैसे चेक करोगे देखने के लिए, पहले OBA7 से नंबर रेंज चेक करो, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए OBH1 से उसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो, एक वर्ड था वहाँ पे जिसको हमने बोलते हैं रिवर्स डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं, रिवर्सल डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली रिवर्सल डॉक्यूमेंट का मतलब SAP के अंदर होता है वो डॉक्यूमेंट्स जिन डॉक्यूमेंट्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, उनको आप रिवर्स एंट्री पास करोगे, ठीक है। अब रिवर्स एंट्री का जो पर्पस है वो क्या है, देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। अगर हमने एक मैनुअली कोई बिल बना रहे हैं, जैसे ऊपर मैंने फीस स्लिप काट के दी थी ना आपको, मैम कोई स्लिप बना रही थी फीस स्लिप, और मैम से कुछ गलती हो गई या एक्स्ट्रा अमाउंट डल गई, कुछ भी पानी गिर गया, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने पेज फाड़ा, फेंक दिया, यही होता है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरा बिल बनाएंगे, फिर बना के आपको शेयर कर दिया, है ना। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर काम कर रहे होंगे आप ऐसा कर नहीं सकते ना, आप डिलीट कर सकते हो एंट्री को, क्योंकि जो हम बना रहे हैं ना सारा प्रोसेस ये एंट्री के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, एंट्रीज के लिए, कि हम जनरल पोस्टिंग करेंगे। जनरल पोस्टिंग क्या होगी, डे टू डे ट्रांजेक्शन, जो भी रेंट, सैलरी, कमीशन, टेक्निकल सर्विस, कुछ भी एंट्रीज पास कर रहे हैं, कॉन्ट्रा पेमेंट, जो भी आप एंट्रीज पास कर सकते हो।
अब अगर आपसे वहाँ कोई बिल गलत बन गया या आपने कोई इन्वॉइसिंग गलत कर दी, अब उसको आप डिलीट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? हर एक बिल का एक सीरियल नंबर होता है, ध्यान से सुनना। ऐसे का सीरियल नंबर एक क्रिएटेड है जो आपने देखा। अब आपने एक बिल नंबर क्रिएट करा, आपने एक एंट्री पास करी, एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ। प्रैक्टिकल वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना? ये आप एक एंट्री पास कर रहे थे, सपोज रेंट पेड अकाउंट डेबिट तो कैश या बैंक जो भी है, ठीक है, यहाँ तक सही है। आपने 500 से एंट्री पास करनी थी, लेकिन कितने से एंट्री पास कर दी? 5000 से। अब देखो, जब भी कोई एंट्री जनरेट होती है तो इसका एक नंबर जनरेट होता है 101। सपोज ये एंट्री ही, इसका इन्वाइस नंबर क्या था? 101। अब क्योंकि हम जब एंट्री पास कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उस एंट्री को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? रिवर्स। तो रिवर्स के लिए हम जो एंट्री पास करेंगे, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट और ये अमाउंट डाल देंगे। तो जो पहले बैलेंस बढ़ गया था वो ज़ीरो हो गया होगा। मैंने आपको कोई भी चीज़ दी और वापस ले ली तो क्या हुआ? ज़ीरो ट्रांजैक्शन हो गया। और फिर एक्चुअल एंट्री पास करूँगा लास्ट में एक और, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री मैंने फिर 500 के हिसाब से पास की। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये एंट्री गलत हो जाती है तो उसकी जगह पे आपको ये एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और ये एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कितनी एंट्री एक्स्ट्रा करी आपने? 2। अब सुनना इससे बड़ी बात, प्रॉब्लम क्या है? जब आप ये एंट्री पास करते हो और ये गलत पड़ गई 101 नंबर, और सपोज वो पता नहीं चला किसी को और एक हफ्ते तक काम चलता रहा, तो उसके बाद भी तो एंट्रीज पड़ रही हैं भाई। आपने एक एंट्री पास कर दी गलत, उसके बाद कोई दूसरा बंदा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, वो सारी एंट्री गलत होंगी, सारी गलत होंगी, क्योंकि उनका भी तो एक सीरियल नंबर होगा भाई। इसका नंबर है 101। सपोज़ आपने कर दी कमीशन की, किसी ने टेक्निकल सर्विस की 102, 103, 104। अब जब ये एंट्री ही गलत है तो मुझे इस एंट्री को सही करना पड़ेगा। इस एंट्री को सही जब करूँगा तो इसका भी तो एक नंबर जनरेट होगा, नहीं होगा? तो इसका नंबर होना चाहिए 102, इसका होना चाहिए 103। जबकि हुआ क्या है कि इस एंट्री को पास करने के बाद आपने एक और एंट्री पास करी, तीसरी करी, चौथी करी, तो उनका सीरियल नंबर समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम समझ गए क्या होती है? देखो, जब मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप मैम फीस स्लिप काट के दे रही थी और उन्होंने वो फाड़ के फेंक दिया, तो उसमें एक सीरियल नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है। स्लिप में होता है, नहीं होता है? स्लिप नंबर कुछ तो नंबर होगा जिससे वो वेरीफाई होता है। बट अगर वो नंबर ही अगर हट गया तो फिर जब ऑडिट करेंगे तो कहाँ से पता चलेगा किसी चीज़ के बारे में? इसीलिए यहाँ पे एंट्रीज होती है, यानी कि आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने एक एंट्री डिलीट करी है तो नंबर भी तो डिलीट होगा, फिर नहीं होगा। और अगर हमने एक सीक्वेंस बनाया था फ्रॉम टू इतने से इतने तक, मैंने बोला मैं 10 से लेकर 100 तक छोटा ही नंबर डालो, एंट्री करेंगे। और आपको सपोज आपने क्या करा, 20वें नंबर की जो एंट्री थी वो आपसे गलत पास हो गई थी और आपने डिलीट कर दी, तो आपके सारे इनवॉइस नंबर मिल गए इंस्टेंट ऑफ 20। तो मिलेगा नहीं, ये कोई भी बोलेगा ये धांधलेबाजी हुई है, कुछ हुआ, कहाँ डिलीट? भाई सीरियल नंबर चाहिए नहीं चाहिए? आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए एक कंपनी के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट जो काम है वो एंट्री पोस्टिंग का माना जाता है। क्यों? अगर आपने वहाँ गलती कर दी तो आप सोचो, इसके तो आपने 3 एंट्री पास करनी है, इसके तो 2 एक्स्ट्रा करनी है, जो आपने और करी उनकी भी 2-2 और करनी पड़ेंगी। मान के चलो आपने एक एंट्री ये पास कर दी, ये गलत हो गई, तो इसके बाद की जो पढ़ेंगे वो भी गलती सीरीज में चल रही है एक तरीके से, क्योंकि इसका नंबर तो कुछ और हो गया।
हाँ वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो जो नया नंबर जनरेट हुआ अभी उसकी तो बात ही नहीं करी मैंने। इसके अलावा समझो कि टाइप के होगा हम्म एक दो हम्म तो ये टोपोलॉजी है कि अब जो गलत एक्टिव मेरी एक नंबर है हम्म दो तीन चार मेरी सही है हम्म एक नंबर है हम्म तो उसके लिए एक नंबर को तो मैं रिवर्स में मार रहा हूँ फिर मार रहा हूँ दो तीन चार को रिवर्स में मार रहा हाँ हूँ मैं बताता हूँ ना इसका रीज़न क्या है। देखो जब भी आप कोई बिल जनरेट करते हो, कोई भी एंट्री पास करते हो, तो एक सीरीज़ में नंबर आने चाहिए। गलत का मतलब ये नहीं कि गलत कि रॉन्ग ही गलत होता है। आपने देखा होगा अभी FB53 हमने एक एंट्री पास करी थी इनके सामने, आ रहा था ना, वार्निंग आ रहा था एक एरर। वो एरर तो नहीं था लेकिन वो कुछ गलत है, वो आपको वार्निंग दे रहा है एक तरीके से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वार्निंग का मतलब क्या हो गया कि आप जो काम कर रहे हो सिस्टमेटिकली नहीं चल रहा है। आप क्या चाहते हो, सीक्वेंस कैसे बने, 1 2 3 4 5 6 में बने या 1 3 5 6 के बेस में बने। आप यही चाहोगे कि एक सीक्वेंस क्रिएट हो। जब भी SAP के अंदर कोई एंट्री पास होती है ना ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसका एक सीरियल नंबर जनरेट हुआ, जैसे मैंने बोला उसको बोलते हैं पोस्टिंग नंबर ऐसे का। अब उस नहीं नहीं मेरी बात सुनो, इनवॉइस भी क्रिएट यहीं से होते हैं, इनवॉइस की भी। मैं ये बोल रहा हूँ ये पूरे बारह साल के अंदर तक मैंने देखा नहीं कि अगर मेरी एक नंबर है मेरी गलत हो गई है वो कह रहा है इसलिए दूसरा नंबर ये जो क्या रिवर्स कर रहे हैं इसका नंबर क्या जनरेट होगा। हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ, नहीं वो भी ठीक है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं वो आपने टिक लगाया हाँ तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो एबी को रिवर्स में लगाया एबी क्यों देख रहे हैं। हाँ मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, आप समझो ना। बिल्कुल आपका बोलना सही है कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक जो लिस्ट है उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स को क्यों रिवर्स करना पड़ेगा। मेरा कंसर्न ये है, बड़े ध्यान से सुनो, समझो आप चीज़ों को। हाँ कि आप जब जैसे मान के चलो एक हफ्ता हो गया, एंट्री गलत पास हो रखी है आपके सर्वर पे, तो वैसे ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, कभी भी होता है सिस्टम पे एक आधे दिन में पता चल जाए कि एंट्री गलत पास हुई है। नहीं नहीं ज़्यादातर देखो, नहीं नहीं मैं समझ गया, लेकिन कंपनीज़ के अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना ना लाइव डेटा चेक करवाती है हमेशा एवरी टाइम। और गलती हो सकती है, ऐसे नहीं कि होता नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप अपने सर्वर पे एंट्रीज पास करते हो ना, तो वो एक जगह स्टोर हो रही है, जैसे ऐसे के डॉक्यूमेंट स्टोर हो रही है, तो ये जो रेंज बनी है ये ऐसे की रेंज में बन गई। आप समझो इस चीज़ को, जो मैंने ऐसे की एक रेंज दी वो ऐसे की एक रेंज जनरेट हो गई, ठीक है, मान के चलो 10 से लेके 12 तक। कुछ रेंज ऐसी होती हैं जो हमारे रिवर्सल डॉक्यूमेंट के लिए भी कंपनी एक ही बना लेती है। जैसे एक रेंज इसके लिए बनाई, सेम ही लिस्ट उन्होंने अपने रिवर्सल के लिए भी दे दी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली एक थोड़ा सा अगर और क्लियरफाई करो तो एक हो गया वेंडर रेंज और एक हो गया कस्टमर की रेंज। अमूमन तौर पे ये दोनों रेंज अलग अलग होती हैं, लेकिन कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेरे कस्टमर की रेंज भी एक ही होनी चाहिए, मेरे वेंडर की रेंज भी एक ही होनी चाहिए। अब आप इस चीज़ से ज़्यादा तारुफ का मुझे पता करोगे नहीं, इसीलिए मुझे आपको ये ऐसा दिखाना पड़ेगा। देखो ये ना रियल केसेस होते हैं, बट आपको उनके भी केसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये तो सबको ही पता है कि सीरीज़ ऐसी जनरेट होनी है, लेकिन अगर देखो मैं आपको दिखाऊँ, देखो एक नीचे लिखा हुआ है, देखो इफ़ क्लाइंट रिक्वायर्ड इज सेम नंबर फॉर बिजनेस पार्टनर वेंडर एंड कस्टमर मास्टर जो है, तो नंबर रेंज इज एक्सटर्नल एंड BP नंबर रेंज विल बी इंटरनल। एक एग्जैक्टली मैं आपको इतना आप नहीं समझो, इतना समझो कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेंडर की भी एक ही होनी चाहिए और कस्टमर की भी एक ही होनी चाहिए, जबकि सेंस क्या बनता है कि वेंडर की नंबर रेंज अलग रखो और कस्टमर की नंबर रेंज अलग रखो, ताकि दोनों की अलग अलग एंट्रीज बने। लेकिन अगर आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, लाइक सपोज कि मेरी एक ही नंबर रेंज होनी चाहिए, जैसे आपकी जो DZ है और ऐसे है, अगर आपका क्लाइंट बोलता है भाई मुझे एक ही नंबर रेंज बनानी है, मुझे अलग अलग नंबर रेंज नहीं क्रिएट करनी है, एक सेंस तो यही बनता है कि हमेशा अलग अलग रखो। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर की अगर मैं बात करूँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मेरा बोलना नहीं है, मैं तो यही चाहूँगा ना कि हमेशा हर एक बिल अलग अलग तरीके पे क्रिएट हो जाए, ऐसे के लिए अलग हो, DJ के लिए अलग हो, रिवर्स के लिए अलग हो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नंबर रेंज है जहाँ पे कि दोनों एक ही के लिए क्रिएटेड हो रही है, तो वहाँ तो आपकी नंबर रेंज फ्लैक्चुएट करेगी नहीं करेगी।
तो उसके बाद के नंबर रेंज गलत होंगे सही होंगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक्सेप्शनल एक केस होता है, रेयर केस होता है। लेकिन मेरे क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक ही नंबर रेंज दो डॉक्यूमेंट टाइप के लेते हैं क्या ऐसे भी अलाउ करें? बिल्कुल करिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना करके। अभी देखो, एक टी कोड होता है, देखो ये ना ईसीसी जो चलता था, तो ईसीसी में हाना में यही तो फर्क आया। ईसीसी में क्या प्रॉब्लम था कि आप जो डॉक्यूमेंट नंबर रेंज है जो हम बनाते हैं वो अलाउ नहीं कर सकते थे। एक्स के 01 अगर जो हम जैसे उसमें क्रिएट करते हैं, ये देखो ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। वो खैर आगे का पार्ट है, बट वो पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। जो फ़र्क आया ना नंबर रेंज में वो यहीं से आया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक 16 17, ये देखो, देखो जैसे पहले बीपी में चलता था ना एक्स के N1, फिर उसके बाद नंबर रेंज के लिए OBAS, फिर डिफाइन अकाउंट ग्रुप OBA3, फिर डॉक्यूमेंट टाइप OBA7, अभी ये पढ़ा है मैंने आपको। लेकिन अब ये नंबर रेंज क्या हो गया कि पहले क्या था कि एक के लिए आपको एक ही क्रिएट करनी पड़ती थी, अब आप अलग अलग भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक टी कोड होता है जिसका नाम होता है BUCL, एंटर मारोगे नंबर रेंज देखो वहीं खुलेगा, नंबर रेंज आ गया। अब आप बोलोगे कि ये भी तो यही वही चीज़ खुली जो उस टाइम खुली थी, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी नंबर रेंज अलग है, देखो देख रहे हैं। अब हम एक ही नंबर रेंज को अपने कस्टमर के लिए भी दे सकते हैं और वेंडर के लिए भी दे सकते हैं, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और ये बताऊँ कहाँ पे काम आता है, जिनका काम दोनों के साथ चल रहा है, यानी कि परचेजिंग भी और आपका सेल भी। तो बोलने का मतलब है कि MM का काम भी और फीको का काम भी। परचेजिंग का जो भी काम करता है वो कौन करता है? मटेरियल मैनेजमेंट वाला, MM वाला बंदा करता है, नहीं करता है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कौन देखा है? फीको वाला। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ना, ये नोट्स पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम चाहते हैं इफ़ क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज सेम, नंबर रेंज जो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है या वेंडर है कस्टमर के लिए एक ही देना है, तो हम दे सकते हैं। बस एक को इंटरनल और एक को एक्सटर्नल कर देते हैं कि एक को आपको खुद से डालना पड़ेगा और एक ऑटोमेटिक डालेगा। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो नंबर रेंज हो गई ना, हेलो स्टूडेंट, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपका डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि देखो एक तो हो गया कि सिस्टम जनरेट करे इनवॉइस, और एक हो गया कि आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक भी होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। दो नंबर रेंज होती है बेसिकली SAP के अंदर। तो मेरा जो बोलने का कंसर्न है ना कि जो गलत पड़ गई वो क्या हो गया कि अगर आपकी नंबर रेंज दोनों के लिए एक ही अलाइनमेंट कर रखी है, और ऐसा होता है, आप यकीन मानो एक ही कंपनी के अंदर जब नंबर रेंज जनरेट होती है ना, तो होता है ऐसे, भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे कि मुझे ऐसी चाहिए। आप समझे? किसको नहीं समझ में आया? नंबर रेंज वाला टॉपिक किसको नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बताएं, कैसे सुना? नहीं, टॉपिक की स्टार्टिंग से नहीं, मैं समझा देता हूँ। एक कंपनी है, वो कंपनी ये बोलती है कि मेरे डे टू डे ट्रांजेक्शन को हटा के मैं वेंडर पे बात करता हूँ, शायद इजी समझ में आए, क्योंकि कस्टमर वेंडर हर किसी को समझ आता है। क्योंकि अब यहाँ पे मैं बोलूँगा रिवर्सल डॉक्यूमेंट तो हर किसी को नहीं पता SAP के अंदर, जैसे आपने किया तो शायद आपको नॉलेज समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं करा, इनको नहीं पता चला। एक वेंडर और कस्टमर की बात करते हैं। SAP के अंदर ना दो तरीके से नंबर रेंज जनरेट होती है। एक होता है, ध्यान से देखना, X के N1, देखो नंबर रेंज SAP के अंदर बहुत तरीके से बनती है, एक ही तरीके से नहीं बनती है, एक ही टी कोड नहीं है, कम से कम 10 तो मैं भी बता सकता हूँ नंबर रेंज की। 2-3 तो कर चुके हैं, एक और है, देखो ये देखो X के N1, तो यहाँ से वही विंडो खुली, देखो नंबर रेंज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं SAP के अंदर, बट हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, SAP के अंदर बहुत तरीके के बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँ उसको वहाँ असाइन करना तो वो भी कर सकता हूँ, अलाइन करना। लाइक मेरे को अथॉरिटी है कि अगर मैं जो उनके डॉक्यूमेंट नंबर हैं जो उनको भी उठाना चाहूँ तो मैं खुद ही भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे इसकी कंपनी में करा। और मैनुअली लेना चाहूँ, किसी में लिया, अपनी वाले में लिया मैंने, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्लिक करो, वहाँ पे डिलीट का बटन आता है,
देखो ये रहा OBA7, ये सब ना प्रैक्टिस वाला काम है, आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबने बना, ये रहा आपका, ये देखो ये रहा सेलेक्ट, ये रहा डिलीट कर देख रहा, और ये रहा प्लस करने का। आप करो ना, आप क्यों कर रहे हो, तो थोड़ी ना इसमें होगा, आप करो तो सही। ये देखो वही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चा मुझे एक दिन बोल रहा, पता नहीं कुछ क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे कि सर ये इतना लेगा नहीं लेगा। मैं ये बोलता हूँ ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं कि इतने से ज़्यादा लेंथ पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है, इससे ज़्यादा डालो नहीं भाई, टाइप तो कर लो। जो यूज टू होगा उसको ज़्यादा खतरा नहीं होगा, जो डरेगा नहीं तुम करके दिखा दो, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं फ्री सर्वर है, आप कंपनी के अंदर काम करोगे तो कुछ भी आपको डिलीट नहीं करना, वो सब लॉग पे जाता है, एक जगह स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर रहा है नया बच्चा, कुछ उसको आता नहीं है। यहाँ पे तो आप रिक्वेस्ट, कस्टमाइज रिक्वेस्ट खुद से तैयार करते हैं, एक कंपनी के अंदर आप कस्टमाइज रिक्वेस्ट तैयार करते हैं खुद से, कभी नहीं होता है इसे, इतने साल के एक्सपीरियंस में कभी नहीं था, क्योंकि वो नंबर जनरेट होकर आता है ऊपर से। आप वहाँ पे, यहाँ पे तो हम कंपनी बनाते हैं, कोड बनाते हैं, वेरिएंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिजिकल लेयर, हर एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, मेल आएगा कि इस डेट को इस नाम से ये चीज़ क्रिएट कर दो, तो आप क्रिएट करोगे। इवन इम्प्लीमेंट जब होता है तो इतनी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होती है ना, बंदा लिखेगा 10 चीज़ें लिखता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नहीं समझ में आई, और वो क्रिएट होती है, वही सिस्टम पे डालते हैं। मैं दिखाया तो था आपको एक दिन, दिखाया नहीं दिखाया मैंने, ये दिखाया मैंने आपको प्रोजेक्ट। जब तक खुलता तब तक मैं आपको समझा देता हूँ फिर से वाला। देखो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मेरा वेंडर मास्टर है, अगर मेरा एक कस्टमर है और एक वेंडर है, बेसिकली ये होता है कि कस्टमर के लिए नंबर रेंज अलग रखी जाती है, वेंडर के लिए नंबर रेंज अलग रखी जाती है, ताकि वेंडर का रिकॉर्ड एक जगह हम देख सकें, कस्टमर का एक जगह देख सकें। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वो बोलते हैं कि मेरे को दोनों के एक ही नंबर रेंज बना के दे दो, मुझे अलग अलग नहीं डिफाइन करना। तो देखो XKN 1 नंबर रेंज डाला, यहाँ पे बात नंबर रेंज की हो रही है, यहाँ पे बात मैं सिर्फ इसकी नहीं करूँ किसी स्पेसिफिक टॉपिक की कि ऐसे हो गया या DZ हो गया, मैं एक नंबर रेंज की बात करूँ कि उसका लिंकअप कैसे होता है। देखो तो जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे नंबर रेंज दिखेंगे, देखो हैज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये वेंडर की सारी की नंबर रेंज आगे दिख रहा है। यहीं पे एक एक्सटर्नल नंबर रेंज भी होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट में। एक्सटर्नल क्या होता है, अलग से पढ़े, इंटरनल हो ऑटोमेटिक पढ़े। तो एक तो हो गया XKN 1 और एक होता है XDN 1। तो ये वाली जो होती है कस्टमर के लिए होती है। आप जब क्लिक करोगे तो आपको शॉक्ड होगा कि ये भी वही नंबर रेंज है, समझ पा रहे हो, एक ही है, कुछ अलग से दिखा आपको, उसमें एक ही नंबर रेंज है। तो बेसिकली नंबर रेंज जो बनती है प्रेजेंट टाइम पे, जैसे हम BP में काम करते हैं, इसमें ना BP होता है बिजनेस पार्टनर। पहले तो ना ECC में थोड़ा सा चेंज था, हाना पे थोड़ा सा अपग्रेड करा है, तो अब क्या कर दिया कि आप नंबर रेंज एक जैसी ले सकते हो। इतने में नहीं होगा, ये फटाक से जो गिरता है ऐसे नहीं होता, वो जो फट 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 गिरता है ना, चट से गिरता है, वो टूटता है, ये तो क्या ही टूटेगा, धक्का लगा होगा। अब देखो, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखोगे तो वेंडर की नंबर रेंज भी देखो एक ही बनी हुई है, और जबकि मैंने तो नहीं बनाई ना भाई, मैं बनाऊंगा तो अपनी कंपनी के कोड के साथ उसको असाइन करूँगा। हाँ वो बता रहा हूँ, सुनो सुनो फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। वेंडर देखो भी पहले क्या होता था कि अलग अलग बनाते थे हम लोग, जैसे आप ECC पे बनाते थे, कैसे बनाते हो, कस्टमर के लिए अलग बन गई, वेंडर के लिए अलग बन गई। लेकिन अब जितना भी आप S4 आना पे काम करोगे ना, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंगली प्रेजेंट टाइम पे जो मैंने सिस्टम पे भी देखा है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे क्लाइंट के लिए एक ही बना दो। ज़्यादातर लोगों की, कुछ होते हैं जो बोलते नहीं सेपरेट सेपरेट कर दो, तो उनका काम ही नहीं है वेंडर के साथ, कस्टमर के साथ काम है सिर्फ, तो उनका एक स्पेसिफिक बना देते हैं। जैसे बैंक बनते हैं ना,
आप कंपनी में काम करते तो आपका एक बैंक होगा, कुछ कंपनी 3 बैंक बना देती है, इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक, मेन बैंक, रिकन्सिलेशन पर्पज़ के लिए। लेकिन हर कंपनी में ऐसा है क्या? हर कंपनी में नहीं होता ऐसे, भूल हो जाते। अब ये टैली वैली भी कर रही है, कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं रिकन्सिलेशन की बात कर रहा हूँ। यही तो आउटगोइंग की जो एंट्री हम बनाते थे, आउटगोइंग में जो पास होगी बैंक वो चली जाती है मेरे अकाउंट। तो मेरे अकाउंट पर टोटल पेमेंट होता था हमारे बैंक अकाउंट, तो जो एंट्री इनकम को उसमें नहीं वो नहीं। हाँ, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है, मान के चलो आप एक कंपनी का अकाउंट हैंडल कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक बैंक अकाउंट उन्होंने क्रिएट कर रखा है, तो उसी बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और उसकी रिकन्सिलेशन एक जगह फिक्स हो सकती है, एक परसेंट टाइम का सिन्योरी है। हाँ, तो ये ऐसा होता है, आएगा ना सीखेंगे, कोई बात नहीं, सीखेंगे। तो एक मान के चलो मेरा एक बैंक है, मैं एक पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, तो एक मेरा पीएनबी बैंक है, उसी से मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ, उसी से रिसीविंग भी कर रहा हूँ, और बाद में उसी बैंक का मैं रिकन्सिलेशन भी क्रिएट कर दूँगा सिस्टम के अंदर। तो एसएपी के अंदर क्या कर दिया गया है कि नंबर रेंज, एक ही नंबर रेंज को देखो, नंबर एक ही बने हैं सारे के सारे, पी कोड अलग अलग दे दिया, वेंडर के लिए अलग दे दिया और कस्टमर के लिए अलग दे दिया। अब जब मैं असाइन करूँगा ना, असाइन होता है OBAS से, देखना यहाँ, तो जब मैं असाइन करूँगा तो मेरे से यहाँ नंबर रेंज पूछेगा कि आप कौन सा डालना चाह रहे हो, जो नंबर रेंज होती है वो कौन सा डालना चाहते हो। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ जो ये नंबर रेंज आ रही है, ये वेंडर और कस्टमर के दोनों एक साथ आ रही है। पहले क्या था ना, अलग अलग नंबर रेंज जनरेट होती थी, अभी क्या कर दिया है इन्होंने सर्वर के अंदर कि एक ही नंबर रेंज बना दी है फॉर कस्टमर और वेंडर। आप ले सकते हो अलग अलग आप चाहते हो तो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी नंबर रेंज एक ही बने तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि 2 मेथड है जो आपको सुटेबल लगते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन रेज हुआ वो यही है कि आपने अपने सर्वर से एंट्री को क्या नहीं करना है, डिलीट नहीं करना। और डिलीट ना करने के पीछे जो रीज़न है, एंट्री ही नहीं, नॉट ओनली फॉर एंट्री, कोई भी चीज़ आप ना ही डिलीट करो तो अच्छा है। और आपको आदत नहीं डालनी है कंट्रोल एस करने की, ये लिख लेना चाहे कॉपी में। कंट्रोल एस का मतलब होता है पोस्टिंग, जबकि आप नए जो हैं जिन्होंने काम नहीं करा तो उनसे एंट्रीज होल्ड करवाई जाती है कि आप सिस्टम को होल्ड कर दो, पार्क कर दो, उनको पोस्ट नहीं करना। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो कंपनी में जॉब करता है, ठीक ठाक अच्छी कंपनी है, तो उसने यहाँ से एक स्टूडेंट को जॉब लगवाई वहाँ पे, ठीक है, उसने कम से कम 7 से 8 लाख के वो कर दिया, क्या बोलते हैं, बिलिंग गलत कर दी, और सिर्फ किस वजह से, कंट्रोल एस की वजह से। अब जाना कुछ और था, बिलिंग चल गई, भाई गलती तो कुछ भी हो सकती है, डेबिट की जगह क्रेडिट हो सकता है, 1 0 ज़्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, अब सिर्फ फ़र्क इससे क्या हुआ, पहले तो उसको बुला के कैबिन में सुनाया गया ढंग से, उसके बाद उसके हाथ में लिफाफा पकड़ा गया और बोल देंगे कि तुम जा। अब वो परसों अपने सर्टिफिकेट लेने आया था। अब इंसान जब परेशान होता है ना कहीं से, तो कहीं तो गुस्सा निकालेगा। वो 8 महीने बाद तुमने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो मैम से ऊपर बात करा तो मैम ने मुझे बुलाया, सर इसका कुछ रह गया है क्या, कोई ऐसी चीज़ है जिसको नहीं आई है। ये मैंने कहा, मैंने क्या हुआ, अरे सर ये बात होगी कंपनी में ऐसे, तब पता चला। तो देखो, आप गलती किसी से कुछ भी हो सकती है। एसएपी के अंदर देखो, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर उतनी ज़्यादा उस पर है ना प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि अगर आप गलत कर दोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फंस जाओगे। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब आप एंड यूज़र पे काम कर रहे हो, देखो अलग अलग है, एंड यूज़र अलग है, कंसल्टेंट अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजर अलग है, एज ए सपोर्ट में बंदा अलग है, एक सुपर वाला पार्ट अलग है, एसोसिएट्स अलग है। तो आपका जो इनिशियली काम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं होता आपको, ऐसा नहीं कि आपको दे दिया और आप बनाओगे। देखो ये रहा इम्प्लीमेंटेशन का। ये नंबर रेंज, तो देखो क्लियरली बोला गया ना
इंटरनल नंबर रेंज आर मेंटेन फॉर द डॉक्यूमेंट नंबर, ये लिख रहा है। इसने क्लियरली क्या बोल दिया, इंटरनल। एक होती है एक्सटर्नल नंबर रेंज, हाँ, और एक होती है इंटरनल नंबर रेंज। तो अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो हम नंबर वैसे डिफाइन करेंगे, और खुद की चाहिए तो हम नंबर उस तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे अभी मैंने आपके सिस्टम पे कराया। तो नंबर रेंज ना दोनों तरीके से जनरेट होती है। चलो अच्छा टॉपिक है, आ गई हो, ठीक है। वही ना, अब फिर उनको समझ ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी। कोई बात नहीं, तो कल बुलाएगी। मैम ने मुझे बोला तब मैंने बोला, नहीं तो मैं क्या ही करूँगा। चलो थैंक यू, अच्छा लगा तुम्हें। देखो एक कंपनी जब इम्प्लीमेंट होती है ना, ऐसा होता है। यही तो दिखाया था मैंने आप लोगों को, नहीं दिखाया था क्या, दिखाया था नहीं दिखाया था, कोई प्रूफ। देखो ऐसा होता है जब इम्प्लीमेंट होता है तो आगे से ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि सामने वाला बोलता है कि क्रिएट ग्रुप ऑफ कंपनी, तो उसने बोला कि हैविंग 6 सब्सिडरी कंपनीज क्रिएट करो। तो कंपनी का नाम क्या बना दिया, जैसे उसने बना दिया। तो वो बोलता है कि टी कोड उसका ये है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ये पूरा प्रिपरेशन होती है, तो उसमें आता है प्रोसेसिंग के थ्रू और प्रोसेस क्या जनरेट होगा। तो उसने बोला कि आपने अब कंपनी का एक क्या क्रिएट करना है, कोड क्रिएट करना है। तो उसका एक कोड क्रिएट करा OX02 से, यही बनाया मैंने आपको। तो वो क्या कंपनी का कोड हुआ, ये कोड क्रिएट हुआ। तो जब भी आप अपने सर्वर पे कोई चीज़ बनाओगे ना, तो आपके पास डिटेल आएगी कि आपने ये बनाना है, ये नहीं कि खुद से ही आपने बनाना है। और डिटेल्स ऐसे ही आएगा, मेल पे आएगा बाकायदा, ठीक है। ऐसे ही होता है, देखो कि आपने कंपनी का कोड बनाना है। ऐसे ही अगर आप अपना प्लांट क्रिएट करना चाहते हो, ये देखो OB29 फिजिकल ईयर के लिए कि कितना वेरिएंट होना चाहिए, कितना पोस्टिंग पीरियड होना चाहिए, सब कुछ डिफाइन होता है। तो आपका जो काम है ना सिर्फ सर्वर पे वो समझना है कि हम सर्वर को यूज़ कैसे करेंगे। सब कुछ मेंटेन होगा वहाँ पे कि आपने ये क्रिएट करना है, इस नाम से क्रिएट करना है, इतने डिजिट्स का क्रिएट करना है, इसके अंदर यही। बट वो क्रिएट करना का है वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे सीखने का मतलब क्या बताओ, कि आपने क्रिएट करा कहाँ है और करना कहाँ है। अगर आप यहाँ से यही नहीं सीखेंगे तो फिर वहाँ आप क्या करोगे। अब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जैसे आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो आपको पता है क्या है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो उनको तो यही ध्यान होता है ना कि क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। लेकिन मेल होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके थ्रू करते। देखो अब इसने जैसे बोला डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबरिंग, दिख रहा है, मेंटेन नंबरिंग। तो वो क्लियरली बोलेगा आपको कि इंटरनल नंबर रेंज बनानी है, एक्सटर्नल नंबर रेंज बनानी है, जो भी कुछ ऑप्शंस होगा इस तरीके से जनरेट होगा। देखो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है ये। अब देखो जैसे इसने बोला कि GL क्रिएट करने हैं Fetch00 से, तो पहले हम जो क्रिएट करते थे, जैसे टैली में आप कैसे करते हो, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, है ना। यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें क्रिएट करी, 5 एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। उनके अंदर ही सारे ग्रुप डाल देंगे। अगर आप बनाना चाहो तो OBD4 के अंदर ही सारा बना सकते हो। जैसे एसेट्स में करंट एसेट्स का बना दो, फिक्स एसेट्स का बना दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, नहीं ग्रुप भी बनेगा क्यों नहीं बनेगा, कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या होगा। सोचो भाई, क्वेश्चन है कि मैं अगर SAP के अंदर OBD4 के अंदर एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल ये ना बना के मैं क्रिएट करना चाहता हूँ फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, बन सकते हैं नहीं बन सकते। प्रॉब्लम क्या आएगी, रेंज देनी पड़ेगी। हाँ, और वो रेंज आपको इतनी याद भी रखनी पड़ेगी और वो रेंज इतनी डिफाइन भी करनी पड़ेगी। आपने असेट का रेंज, अपना असेट के अंदर अगर सब कुछ 6 बना रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रेंज में 6 ग्रुप बनेंगे। तो जब भी आप काम देखो, हर कोई क्या करता है कंपनीज के अंदर, ज़्यादा काम को कम में करने की कोशिश करता है कि टाइम पीरियड जो है आपका वो बचे। मैं क्यों बोलता, जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर स्टेप से भी बताऊँ, मैं भी बोलता हूँ आप स्टेप भी पढ़ो, लेकिन टी कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपका जल्दी काम हो, नहीं तो फिर तो बैठे रह जाओगे। एक इम्प्लीमेंटेशन जब होता है, देखो एक प्रोजेक्ट जब क्लियर होता है ना, तो बंदे का परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है, उसकी एक्यूरेसी चेक करी जाती है, शुद्धता कितना सही उसने काम करा, टाइम पीरियड चेक करा जाता है। आपने 3 महीने के प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगाया, कितना डिले करा। हाँ हाँ, लेकिन देखो SAP नहीं, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही नंबर, यही एक
हाँ हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या है ना, हर एक बंदे का अलग अलग है। देखो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं ये चीज़ें, हम अपने खुद के इम्प्लीमेंट के लिए नहीं बना रहे। अगर हमें खुद के लिए, हाँ हाँ हम बिल्कुल देते हैं, लेकिन अब क्या है ना, जो सामने वाली पार्टी है, जो टीम है, जो वो उसका भी तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सर मुझे ऐसी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है। एक सजेशन देने वाला पार्ट बिल्कुल एज अ कंसल्टेंट हमारा होता ही है, लेकिन हम क्रिएट उनके लिए कर रहे हैं। तो हमारी ज़्यादातर जो क्रिएशन होती है ना, उनके आस्किंग पे होती है कि उनकी आस्किंग क्या है। अब कुछ होते हैं जो सब्सिडरी कंपनीज क्रिएट भी करवाते हैं, आपको पता होगा। कुछ होते हैं जो नहीं करवाते, वो मेन कंपनी के अंदर ही अपना काम लेके चलते हैं ना, लेकिन कुछ होते हैं सब्सिडरी कंपनी में भी काम करवाते हैं। तो SAP के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से चलता है। दूसरी चीज़ ये देखो, अभी जैसे हमने कौन सी क्लास कंप्लीट करी बताओ, 6 क्लास कंप्लीट करी। 6 क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक है। कितने टॉपिक्स हैं? 2 टॉपिक्स हैं। इसके अंदर ये तो बताया मैंने, ये देखो ये डॉक्यूमेंट टाइप्स हो गए। आपको ये टिप्स पे याद रखने कि अगर आपका बॉस आपको बोल रहा है कि कस्टमर की पेमेंट की नंबरिंग चेक करो, तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट के लिए हम DZ यूज़ करते हैं। अगर आपका बॉस आपको बोल रहा है एसेट्स के लिए देखो तो AA यूज़ करते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है कि किसके लिए कौन करे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब ये ऐसे देखो, सिस्टम प्रैक्टिस करके नहीं आएगा, ये पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि पहले करते हैं और करते करते सोचते हैं कि याद होगा। तो होता क्या है कि आपने 10 बारी कर दोगे तो 11वीं बार भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले ही याद कर लिया इसको, जैसे 2-3 बारी कितना टाइम लगेगा याद करने में, और फिर उसके बाद उसको ढूंढा वहाँ, तो आपको याद रहेगा। नहीं तो अगर आप खुद से ढूंढोगे ना, इसे मैनुअली जा जाके, बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसे गलती नहीं करना, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है, देखो कि SAP के अंदर जो डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। अब देखो मैंने लिखा है बट द ईयर इज़ 92 हैज़ टू चेंज फॉर 2020। लाइक अगर मेरे 92 से जो नंबर रेंज थी और मुझे उसको चेंज करना है 2022 में, मैंने आपको कॉपी करना भी बताया, ऐसे तो कॉपी करा हमने। अब देखो यहाँ पे जैसे इसने कॉपी करा है 1992 से लेके, है ना, और अपनी कंपनी कोड में इसने कॉपी करा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि इसने बोल दिया कि इंटरवल कैन नॉट बी एडिड, ऐसे है ना आपका। क्यों? क्योंकि इंटरवल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो ऑलरेडी जनरेटेड हुए आप उनके नंबर इन ले भी नहीं सकते हो, ये तो हुआ। तो आपने करनी क्या है, ये आपके पास ऑप्शन है, आप उसको हटा के अपनी कंप्लीट नंबर रेंज बना लो खुद की, जैसे मैंने आपको दिखाया, या फिर आप कॉपी कर लो। तो ज़्यादातर जब आप कंपनी में काम करोगे, हर बंदा यही चाहता है ना कि मेरी एक स्पेसिफिक हो जाए, मेरा दूसरे से अटैच ना रहे। ऐसा कोई चाहता है कि मेरा उससे अटैच हो, तो प्लस के बटन पे आप क्लिक करके बना लोगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आप क्या बोल रहे थे कि 4th क्लास एंड 5th क्लास फिर से समझानी है? नहीं ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने पढ़ाना था वो तो पढ़ा दिया, लेकिन अब हाँ ये 2 ही टॉपिक्स है ना इसके अंदर। अब इसके बाद क्या है, MM वाला बंदे अलग हो जाएंगे और FICO वाले अलग हो जाएंगे। फिर तो टाइमिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि MM वालों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, FICO वालों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। नहीं कल आने वाले कितने पहले तो वो हाथ उठाएंगे। हाँ नहीं मैं इन सभी से पूछ रहा हूँ ना, देखो क्योंकि एक बैच चल रहा है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि अब मेरा यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब जो क्लासेस चलेंगी वो डबल चलेंगी, ये तो इतना ही था, इसमें तो बेसिक था। 1 2 और 1 3, तो 3 संडे से सैटरडे के हो गए, है ना? सैटरडे वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे और संडे वाले कितने हैं? पर आना है फिर संडे, ये नहीं कि छुट्टी कर दी मुझे वीडियो दे दी, वो कोई लॉजिक नहीं है। वो तो फिर संडे सैटरडे मानो अपना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आना है का मतलब आना है, फिर ना का मतलब फिर ना नहीं है, हाँ का मतलब हाँ है। चलो मैं भी तो आ ही रहा हूँ, सभी आ रहे हैं, कौन सी इसकी नहीं आप समझ नहीं रहे। हाँ एटलीस्ट बता दे जल्दी। अभी क्या है ना कि कोई बंदा कभी आना चाहिए, कभी कोई आना चाहिए, अपना बता दो मुझे।
सैटरडे ठीक है। आप सैटरडे तो आप इनके साथ ही ज्वाइन हो गए है ना? हाँ ग्रुप में हो गए। तो फिर अभिजीत अकेला बच रहा है, तो एमएम में इनके साथ है ना वो। अब देखो ये तो आपको थोड़ा सा बहस सही करो, ऐसा हो जाए ना कि जो किसी का छूटे भी ना और सब बैच में बने भी रहे। क्योंकि देखो देखो मैं बताता हूँ, अगर आप सेपरेट पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ये भी एक बात है। हाँ अब जैसे उन्होंने कुछ पूछा तो शायद आपका भी माइंड सेट हुआ कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, नहीं होता तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाता, और ऐसे में पढ़ाता ही भाई। अगर बंदा पूछेगा नहीं तो एक ड्राइवर तो चलेगा ना, बंदा बोलेगा तो स्टैंड पे रुकता है वो, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ही का फंस रहा है, बाकी सबका तो सही है। वो सैटरडे सैटरडे आएंगे फिर। हाँ एक सैटरडे चल सकता है कि मैं एक सैटरडे नहीं आ सकता, पर ऐसे नहीं मैं सैटरडे आऊँगा ही नहीं। जल्दी आ सकते जल्दी आके चले जाना, वो आप देखो प्रैक्टिस करना है क्या करना है। क्योंकि फिर सैटरडे को इतना पढ़ लेंगे ना जो आप संडे संडे तक उसका काम कर सको, उसका प्रोजेक्ट बना सको प्रॉपर, ये हो जाएगा फिर। और अगर आपको लगे कि संडे आना चाहिए तो डाउट वो पूछने आ जाना, है कि नहीं? कुछ चेक कराना हो, सर मेरे प्रोजेक्ट में ये है, तो आ जाना है, मैं कौन से मना कर रहा हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो फिर आप अकेले पढ़ोगे ना, फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, फिर आपके साथ बैच नहीं बनेगा किसी का, आप समझ गए ना? हाँ फिर वही तो होगी। किनको? हाँ सैटरडे सैटरडे। चलो देखो फोर्थ देख लो, इनका पूछना है फोर्थ, मुझे फिर से समझा दो। यहाँ देखो एसएपी के अंदर जब भी हम कोई एंट्रीज पास करते हैं तो उसमें वो एंट्री किस पीरियड के लिए जनरेट हो रही है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? OB52। नीचे यार देखो देख रहे हैं, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। लेकिन इस ईयर से पहले आपको वेरिएंट जनरेट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? अब बेसिकली कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएंट, तो वेरिएंट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन कौन सी एंट्री कहाँ पास होगी उसके लिए वेरिएंट की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं बनाते तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ कंपनी कोड, तो कंपनी का कोड क्या है? कुछ भी नहीं है, 4 डिजिट का एक कोड बनाया, लेकिन वो कितनी जगह साइन है, वो कंपनी के साथ असाइन है, चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन है, इवन यहाँ नीचे वेरिएंट देखोगे तो वेरिएंट के साथ असाइन है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट के साथ असाइन है, OBC 5 के साथ लास्ट टॉपिक, OB 37 के साथ असाइन है, कौन सी एंट्री सप्रेस करनी है, रिक्वायर्ड करनी है, ऑप्शनल करनी है, हाँ है ना बोलो? तो SAP के अंदर वेरिएंट का भी एक स्पेसिफिक यूज है कि कौन से ईयर में आप कौन सी एंट्री पास करेंगे। अब देखो OBBO क्या टी कोड है? तो देखो मैं आपको एक तरीका बता दूँ, अगर आप फ्रेशर आपने कभी काम नहीं करा तो जब भी आप सर्वर पे आओगे ना, जैसे आपने टी कोड यूज़ करा, अब आपको नहीं पता यहाँ पे क्या बनाना है, तो आपको दिखता रहे ना हर बंदे ने कैसे वेरिएंट बना रखे हैं, आप उसका रेफरेंस ले लो। देखो क्या है, जो बंदा हफ्ते में एक दिन पढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रहे चीज़, ऐसे ज़रूरी नहीं है रहने वाली है, क्या पॉसिबल है ऐसे? जिस बंदे ने हफ्ते में एक ही दिन पढ़ा तो उसको क्या ही याद होगा, कितना ही याद होगा, तो वो रेफरेंस ऐसे ले सकता है कि ये बना हुआ है। अब अगर मुझे अपना क्रिएट करना है, सबसे ईजी तरीका तो न्यू एंट्री से बना सकते हैं, लेकिन न्यू एंट्री में भरना क्या पता नहीं चलता, तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, किसी का भी पिक कर लो, उसको यहाँ से कॉपी कर लो और अपना क्रिएट कर लो। जैसे मैंने वेरिएंट बना दिया IOC, इस नाम से तो बना होगा, वाई डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट फॉर IOC, हाँ कुछ भी, और एंटर करो और सेव करो, तो बस आपका वेरिएंट बन के तैयार हो गया। अब अगर आप न्यू एंट्री करके बनाते हो तो बना सकते हो, ऐसा नहीं बना सकते हो, लेकिन मे बी आपको ना समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या डालूँ, यहाँ पे क्या डालूँ। तो अगर आप किसी का रेफरेंस लेते तो इजी टू यूज़ हो जाएगा वो,
मैं ये रिकमेंड करता हूँ। ऐसे ही जीएल भी है। अभी जब मैं आपको जीएल बनाना बताऊँगा ना, तो कुछ मैं बनाना भी बताऊँगा और कुछ कॉपी करना भी बताऊँगा कि आप कॉपी कैसे करोगे। नहीं तो अब मान के चलो मेरे एक्सपेंस के जीएल बन रहे हैं, उनके अंदर ना सेटिंग्स होती है, लाइक कंट्रोल डेटा में जाके ये डालो, क्रिएट जर्नल में जाके रिकन्सलेशन डालो, ये डालो। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ बार बार ना रिपीट होती रहे, कि एसेट्स में जा रहा है या फिर बैलेंस शीट में जा रहा है, ट्रायल बैलेंस में जा रहा है, कॉपी करा देंगे। काम ही तो छोटा करना है ना। देखो, तो मैंने किस नाम से एक वेरिएंट क्रिएट कर लिया, ओ नहीं, ओ बी बी ओ तो टी कोड था। हाँ, बन गया। अब असाइन करो किससे, ओ बी बी पी, पोजीशन पे चले जाओ, आई ओ सी वाई, यही हो गया, आई ओ सी सी, ये हो गया। ये आप उसको असाइन कर देना। अब इसके बाद क्या करना है, ओ बी 52। मैं आपको पहले भी बताया था, कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसको डालते ही यहाँ पे वेरिएंट डालते हैं। मैंने बताया था ना, आपने मेंटेन ऑल पे क्लिक करना है, और करी होगी किसी ने गलती पक्का। हाँ, अब देखो, इसमें ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड में हमारे अकाउंट टाइप्स क्या होते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, तो वही प्लस ए डी के एम एस, वो वेंडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, पर उसको हम अभी यूज़ नहीं करते, सीओ में यूज़ होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस फॉर ऑल अकाउंट। ये देखो सब मेंशन होता है यहाँ पे, देखो आप आओगे ना, ये होता है अकाउंट टाइप्स, दिख रहे हैं। हाँ, सारे आ गए। तो इसमें वेंडर भी आ जाता है, कस्टमर भी आ जाता है, मटेरियल भी आता है, जीएल भी आता है, सब आ जाते हैं। ये देखो, हाँ हाँ मैं बता तो रहा हूँ। अब इनमें से ना स्टैंडर्ड है सारे, देखो यही चीज़ ना प्लस ए डी के एस तक सेम है, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसको 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 यहाँ तक, एस तक, कितने तक, एस तक कॉपी कर लो। हाँ, मैं वो भी बता देता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया, वो भी बता देता हूँ। अब इनका क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर सारे एक ही के अंदर आ गए, जैसे प्लस फॉर वैलिड ऑल अकाउंट टाइप, एक स्पेसिफिक इसके लिए ले लिया, यही है ना क्वेश्चन। अब मैं यही चीज़ ये दो तरीके से बन सकती है। बोलने का मतलब है कि ये आप सेपरेट सेपरेट बना लो या सबके लिए एक बना दो, वही तो क्या। हाँ हाँ हाँ, सबके लिए, हाँ वो ऑप्शन दे रखा उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सब में एक ही जैसा आ गया तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। मतलब हौस पौस तभी तो होता है चीज़ें जब अलग अलग एक ही साथ बन गए सब। जैसे भी नंबर रेंज की बात करें, एक ही बना दोगे तो फिर हौस पौस होगा, आपकी पिछली एंट्रीज भी गलत होंगी, नहीं होंगी। लेकिन अगर आप सेपरेट सेपरेट बना दोगे तो एसेट्स वाला एसेट्स में ही गलत होगा, न कि कस्टमर में गलत होगा। तो वैलिड फॉर ऑल अकाउंट का मतलब ये है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने अपना ईयर पीरियड चेंज करना है, ये मैंने बताया था आपको। तो आपने अपना कौन सा वेरिएंट डालना है यहाँ पे, ए क्या बनाया था मैंने अभी भूल गया, आई ओ सी वाई, ये डाल देंगे और फिर एंटर मार दें। दूसरी चीज़ क्या, देखो एक तो हो गया इसको ऐसा करके बनाना, और एक हो गया ओ डी 52 पे जाओ, मेंटेन ऑल पे जाओ, न्यू एंट्री से बनाओ। तो जब आप ऐसा बनाओगे तो टाइम लगेगा इस पर। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप जैसे भाई ऐसे कि ने डेमो वर्जन क्यों बना रखा है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप ऐसे देख देख के करो किसी भी चीज़ को, ताकि देखो अभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हर बंदा SAP के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा काम को। 2 महीने का कोर्स को 2 महीने जॉब नहीं लगी तो 2 महीने में सारा भूल जाओगे, फैक्ट है ये। और शायद तब आपको हमारे पास ना आना पड़े, फिर क्वेश्चन ना पूछना पड़े। तो उससे अच्छा तो आप इसको इस तरीके से याद रखो कि आपको लॉन्ग लाइफ याद हो। एक होता है स्मार्ट वर्क ना, ताकि हमें ध्यान में रही चीज़ें कि हाँ ऐसे बना सकते थे, तो इसको कॉपी करके बना सकते हैं। ये तो समझा दिया। अब एक टॉपिक होता है OBC 4। ये जो टॉपिक है ना, ये मैं क्रिटिकल टॉपिक मानता हूँ SAP के अंदर। रीज़न है क्योंकि आपको कौन से फील्ड अलाउड करनी है, कौन से आपके सिस्टम पे
आनी चाहिए, वो सारा यहीं से यूज़ होता है। OBC यहाँ पे एंटर करा। अब मैंने क्या बोला, SAP के अंदर कुछ क्या होते हैं, क्रिएटेड होते हैं और कुछ हमें करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखो इस जगह पे गए, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे गए, ये देखो सारे बने हुए, इतने सारे बने हुए हर किसी के। तो YB01 स्टैंडर्ड है, दिख रहा है, जनरल के लिए, ये है ना। ऐसे मटेरियल के लिए, कॉस्ट के लिए बहुत सारे बने हुए। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अभी सारी लिस्ट भूल गई इधर की साइड। क्या लिखा है, सेलेक्ट ग्रुप। तो इसमें है जर्नल, एडिशनल, मटेरियल, पेमेंट, टैक्सेस, ये सारे। तो आप जिस फील्ड को क्या कर दोगे, रिक्वायर्ड कर दोगे, वो आपको वहाँ भरनी पड़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, टेक्स्ट को रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है, असाइनमेंट नंबर को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। तो जब मैं बिलिंग में पोस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ वो चीज़ मुझे मैंडेटरी भरनी पड़ जाएगी। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ देखो, /OFB5060, ये बात के टॉपिक से अभी आएंगे भी, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, नहीं तो फिर आप बोलोगे क्या ही चल रहा है। हाँ, आगे नहीं जाना, स्टैंडर्ड है। देखो यहाँ देखो, एक वेंडर की एंट्री बना रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने, ये सब आगे का काम है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाए, राइट। टैक्सी ले रहा हूँ, चलो मैं, ठीक है। देखो एंटर मारा, तो देखो क्या बोल रहा है, एन एंट्री इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, दिख रहा है। जब तक मैं इस असाइनमेंट में कुछ डालूंगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा, चाहे कुछ भी डालो। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे क्या SAP टाइप कर दिया मैंने, ये एंटर मारूंगा तो वो हट जाएगा, देखो। तो फील्ड खुली ना, ये सारी फील्ड होती हैं, ये दिख रहा है यहाँ से। तो कौन से फील्ड को हमें रिक्वायर्ड करना है, कौन से को ऑप्शनल रखना है, कौन से को सप्रेस करना, सप्रेस होता है, हाँ, वो वहाँ दिखाई नहीं देगी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सही से कर लेना। हाँ, वो BP के लिए होता है। मैंने उसके लिए बड़ी अच्छी शीट्स बना रखी है, जब आप लोग पढ़ोगे ना, ये देखो, जो आप बोले ना वेंडर के लिए रिकन्सिलेशन, अभी तो बेसिक्स तो ख़त्म हुआ आज। हाँ, देंगे ये भी आगे, मैंने कौन से इसको रख के कुछ करना है। ये देखो जो आप बोल रहे हो ना, स्लो चल रहा है, ये सब आपको देने का ही है, हमने क्या करना है इसके लिए। यहाँ देखो, ये देखो कंपनी कोड रहा है ना, ये अकाउंट मैनेजमेंट रहा, ये रहा रिकन्सिलेशन अकाउंट, दिख रहा है। इस रिकन्सिलेशन अकाउंट को क्या कर रखा है यार, रिक्वायर्ड कर रखा है, दिख रहा है। अब जब ये रिक्वायर्ड कर रखा है, तो जब मैं अपना जब मैं अपना GL क्रिएट करूँगा और बिजनेस मास्टर क्रिएट करूँगा, मैं अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा नीचे आके, काम तो होगा, आगे की शीट है ना, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही। ये देखो आ गया। तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक मैं यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट में डालूंगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा सही से, छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देगा। तो SAP के अंदर ये रिक्वायर्ड सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, देखो। तो मेरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट है ना, वहाँ रिक्वायर्ड करा, तो यहाँ रिकन्सिलेशन अकाउंट में डाला, और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, GL के टाइम पे, जनरल लेजर पे। तो इसकी कनेक्टिविटी होती है कि फील्ड स्टेटस ग्रुप, GL अकाउंट और देन पोस्टिंग, तो ये एक दूसरे लिंक्ड अप होते हैं। अगर एक जगह गलत बनाओगे तो वो दूसरी जगह गलत बनेगा, दूसरी जगह गलत बनेगा तो तीसरी जगह। अटैचमेंट क्यों करते हैं, देखो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर SAP में हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, डिफाइन और असाइन कर रहे हैं। तो
वो असाइन का मतलब ही यह है कि आप उसको कनेक्ट कर रहे हो एक चीज़ को एक जगह। कंपनी बना दी, कोड बना दिया, वेरिएंट बना दिया, स्टेटस क्रिएट कर दिया, चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया, ग्रुपिंग क्रिएट कर दी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये बनेगा नहीं। ये ये जीएल क्रिएशन की स्क्रीनशॉट है। ऐसा आता है ना कंट्रोल डेटा क्रिएट बैंकिंग का। तो आज का टॉपिक इजी लगा डिफिकल्ट लगा? हम्म, तो मुझे लगा फ्री करके नाम से अकाउंट होता है, तो उसमें बहुत कुछ आता है, तो मेरे को ये बताइए इसका क्या है। हाँ मैं बता देता हूँ, ये आगे आएगा वैसे, बट बता देता हूँ। एक होता है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, एक होता है कंपनी कोड चार्ट ऑफ अकाउंट, और एक होता है क्या, हाँ कंट्री स्पेसिफिक। तो बेसिकली हम जब क्रिएट करते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कहीं पे भी, तो हम क्रिएट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए। वैसे ऑप्शन है आपके पास कि आप तीनों के लिए बना लो। ऐसे ही यही टॉपिक नहीं, ऐसे करेंसी भी है कि आप जो है ग्रुप ऑफ करेंसी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोकल करेंसी यूज़ कर सकते हो। एक लोकल करेंसी होती है, एक ग्रुप ऑफ करेंसी होती है, और एक हेड करेंसी होती है। हमारी 3 तरीके से करेंसी होती है। तो बेसिकली ये एक दूसरे से लिंक्ड अप है, लेकिन एक होता है स्टैंडर्ड, ये आपने यही क्रिएट करना है अपने सर्वर पे। जैसे हम जब कंपनी में चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट किस बेस पे बनाते हैं? कंपनी कोड बेस पे, क्योंकि हम अपने कंपनी के से उसको अटैचमेंट कर रहे हैं। और जब हम कंपनी कोड के बेस पे बनाते हैं, तो OB62 से हम उसको असाइन भी करते हैं, है ना। OB62 से उसे क्या करते हैं? असाइन। और जब आप यहाँ पे डालते हो तो डायरेक्टली कंपनी का कोड खुलता है। तो ऑप्शन तो है आपके पास कि आप क्या बोलते हैं, कंपनी कोड के लिए बना लो या कंट्री स्पेसिफिक बना लो। दूसरी चीज़, चार्ट ऑफ अकाउंट की जो इंटीग्रेशन होती है ना, एक इंटीग्रेशन की जाती है चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए भी। यानी कि मुझे, जैसे मान के चलो मेरी एक सब्सिडरी कंपनीज है, एक मेन कंपनी है, उसके अंदर एक सब्सिडरी कंपनी चल रही है। अब इसके चार्ट ऑफ अकाउंट अलग है, इसके चार्ट ऑफ अकाउंट अलग है, मुझे दोनों को इंटीग्रेट करना है। एक होता है कॉपी करना, एक होता है इंटीग्रेट करना, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। तो उसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, एक मान के चलो मैंने एक कंपनी कोड पे ले रखा है और एक ग्रुप पे ले रखा है, तो उन दोनों को मैं एक साथ एक जगह पे इंटीग्रेट करके रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ। तो मेन के अंदर दोनों भी तो आ सकते हैं ना। जैसे मैंने बोल दिया एसेट्स, एसेट्स के नीचे ही फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, तो मैं चाहता हूँ फिक्स एसेट, करंट एसेट्स और मेन तीनों एक साथ दिखे, सॉरी दोनों एक साथ दिखे, तो 2 बिना दिख सकते हैं ना, ऐसे ये भी है। तो जो भी आप क्रिएट करते हो ना अपने सर्वर पर, किसके बेस पे करते हैं बोलो? हाँ, वो भी क्या था, 13 नहीं, वो भी 13 ना। हाँ, अरे देखो, जब आप यहाँ पे आते हो, आप क्रिएट करते हो, तो यही तो हो गया। तो एक तो हो गया हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया, एक रहा यहाँ पे ग्रुप के अकॉर्डिंगली, हम ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो आप देखोगे कई जगह पे जब मैं अपना बनाता हूँ, जैसे OB62 असाइन पे गया, तो यहाँ पे देखो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है ना, अल्टरनेट। तो वो एक देखो, एक का एक रियल केस में बना हुआ है, औरों के बने हुए हैं क्या? और जबकि कितने सारे कंपनीज बनी हुई हैं। तो ग्रुप चार्ट जो अल्टरनेट रखता है, वो रखता है किसके बेस पे, कि इसको भी यूज़ कर सकता हूँ और इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, इंटीग्रेट पर्पज़ से। उसके 2 बिजनेस चल रहे हैं, जैसे ये भी और ये भी। तो भाई इसी कंपनी की एक और ब्रांच चल रही है, तो जो वेंडर यहाँ क्रिएट हुआ वही वेंडर वहाँ क्रिएट करना है, वही चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ बनाना, वही चार्ट ऑफ अकाउंट वहाँ बनाना है, वही कंपनी कोड यहाँ जनरेट करना, वही वहाँ करना है। नंबर अलग अलग होता है भाई, नंबर ही तो अलग अलग होगा, सीरीज नंबर अलग चलेगा। तो हम बार बार बनाए ना, इसलिए यूज़ किया जाता है। देखो एक चीज़ और देखो, SPR इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा। जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो नहीं नहीं, जो मैं बता रहा था कि आपने बोला ना जैसे 3 और चार्ट ऑफ अकाउंट हो गए, तो उनका क्या यूज़ हुआ है, तो मैं वही दिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलो 1310 स्टैंडर्ड कंपनी थी, मैंने इसमें से एक कंपनी बनाई, कुछ भी नया डाल देते हैं, जैसे NNAE, ठीक है।
इसमें एग्जीक्यूट करा, इसमें मैं GL ले लेता हूँ, कंट्रोलिंग नो ले लेता हूँ, करेंसी ले लेता हूँ, हाँ INR ले लेता हूँ। ये सारा कंपनी कोड के बेस पे चल रहा है ना, देखा ना आपके कंपनी कोड के बेस पे चल रहा है। नंबर रेंज को हटा देगा। अब देखो मैं थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ क्योंकि आज बात के टॉपिक से अब अभी पूछ रहे तो मैं बताना पड़ रहा है। हाँ कोई नहीं, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अभी। वो जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना चीज़ों को, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ बेसिकली इस चीज़ को। थोड़ा टाइम लगा रहा है। क्या बना था मैंने, NN क्या कुछ याद है किसी को? हाँ चलो देख लेते हैं। अब काम तो कर दिया लेकिन भूल गए क्या नाम से बना है, चेक करते हैं। कोई बात नहीं, हाँ ले लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर इनके तो फिर MM शुरू हो रहा है आपका कल से। हाँ फिर आपको नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। हाँ कोई नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ग्यारह बजे तो और कौन होगा आप में से कल? कोई नहीं होगा, आप ही हो। नहीं आप 11 बजे मत आना, फिर आप आ जाना 1 बजे तक। हाँ और क्या, फिर आपको खा के चले जाऊँगा और क्या करूँगा। आप क्या पूरे अपना आपका टाइम कौन सा होगा? अब आप लोग बता दो अपना टाइम कौन सा आपको चाहिए, बिकॉज मैं तो देखो जल्दी आ जाता हूँ। MM वालों को मैं बुला दे रहा हूँ 10 से 11, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो आप थोड़ा ना पीको का भी देखोगे तो फ़ायदा आप ही का होगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो पहले 10 से 11 वो पढ़ लेना और फिर उनके साथ FI का देख लेना, इंटीग्रेशन मेन चीज़ें जैसे वेंडर मास्टर क्रिएशन। आप देखो अभी आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, अरे हमको तो क्यों बताए जा रहे हो, लेकिन जब आगे पढ़ोगे ना तब पता चलेगा इस चीज़ का कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो मैंने आई थिंक क्या बनाया था, OX02 क्या था, N, अच्छा यही था NNAA ना। देखो NNAA नाम से कंपनी बनी, इसी के अंदर क्योंकि मेरा कंपनी कोड स्पेसिफिक लिया ना मैंने, उसी के बेस पे सारा डेटा आ गया। अगर नहीं लेता तो नहीं आता, फ़र्क बता रहा हूँ। उसके बाद OX OB62 मैंने देखो पोजीशन पे गया, कंपनी का कोड क्या था NNA। देखो इसके लिए मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया गया, लेकिन मैंने ग्रुप के बेस पे लिया था। देखो NN के बेस पे उसने चार्ट ऑफ अकाउंट बना भी दिया और ये अल्टरनेटिव बनाया, ठीक है। अगर नहीं बनाता तो नहीं होता। तो बहुत एक प्रोसेस है, ये इंटीग्रेशन में पढ़ाता हूँ बेसिकली लास्ट टाइम पे, लास्ट का यही होता है, ओके। अब इसकी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो FS00, ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ आके NNA डाला मैंने, ये NNA मैंने एक भी GL क्रिएट करा था क्या? देखो इस NNA के अंदर देखो, देख रहे हैं, ये सारा यही खेल होता है इसका। ये सब आगे आएंगे बाद में, क्योंकि GL तो अभी बना ही नहीं ना। तो GL बनेंगे तो आपको पता चलेगा GL कैसे बनती है। हाँ कोई बात नहीं। सीखने के लिए बड़ी अच्छी किसी ने बात बोली है कि लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स, कि दूसरों की गलतियों से सीखो और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। अगर खुद के सीखने जाओगे तो लाइफ छोटी पड़ जाएगी, दृष्टि की। अच्छा है ना, दृष्टि आई हाँ
हिस्ट्री वाले जो पढ़ाते हैं कहीं से पढ़ के तो पढ़ाते हैं। अरे दुनिया में तो कहीं ना कहीं से कोई पढ़ रहा है, फैक्ट है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन उनके लिए फिर आप गुरु हो गए ना, एक रोल मॉडल आप ही हो गए उनके लिए, इसमें क्या गलत है? हाँ, अब मैं इसको रिकॉर्ड स्टॉप कर दूं?